नमस्कार। तो आज हम लोग सुनेंगे जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताएं। हम सब जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। उनका जन्म हुआ था 1889 में और उन्हें कुल 48 वर्ष की आयु मिली। बीमार हो गए और चले गए 1937 में। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, जब हम छायावाद की कविताओं की बात करते हैं तो 4 कवि जिनका नाम लेते हैं उसमें प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत। तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कविताओं की बात करते हैं प्रसाद की, तो उसकी भाषा, उसमें जो अभिव्यक्ति हुई है वो, और ख़ास तौर से छोटी कविताओं के बारे में बात कर रही हूँ मैं, बड़ी लंबी कविताओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और उसकी भाषा और उसके भाव कुछ अलग हैं। एक छाया सा, एक मतलब आभास सा होता है बहुत सारी चीज़ों का उनकी छोटी कविताओं में, जो आज मैंने चुनी है। लेकिन जब हम उनके नाटक पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत अंतर दिखता है हमें। यथार्थ का बहुत से रूप दिखते हैं। मैंने प्रसाद की एक कहानी भी सुनाई हुई है जो मेरे YouTube चैनल कथानटी सुमन केशरी में उपलब्ध है, और उसको आप लोग ज़रूर सुनिए। मधुआ कहानी मैंने सुनाई हुई है, और इसी के साथ उनकी कहानी ममता भी मैंने सुनाई हुई है। ये दोनों कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, और आप लोगों ने, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने उनका पुरस्कार और अन्य कहानी, दूसरी कहानियाँ भी आप लोगों ने, आकाशदीप जैसी कहानियाँ पढ़ी सुनी होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम थोड़े भी पढ़े लिखे हों, यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त हैं, मात्र स्कूली शिक्षा भी, तो हमने प्रसाद का नाम न सुना हो। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रसाद की कहानियाँ, प्रसाद के कविताएं हम लोग कोर्स में बहुत पढ़ते हैं, और कभी कभी ये भी सुनते हैं कि प्रसाद की कविताओं को पढ़ने में हम लोगों को थोड़ी असुविधा होती है, वो हमें समझ में कुछ कम आती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कविताएं प्रकृति, कई बार प्रकृति के से को संबोधित होती हैं, लेकिन जब हम गहरे अर्थों में जाते हैं तो उसमें अर्थ की अनेक छटाएं मिलती हैं। आज मैंने 4 कविताएं उनकी चुनी हैं। पहली कविता है उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। ये कविता बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। ये कविताएं मैंने ली हैं, इंटरनेट से ली हैं। उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगराई सी, मलयालिन की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक सी है। उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। हे चंचल लहर, उठ, उठती है तू, छोटी छोटी लहरें। गंगा के किनारे निवास था, बनारस में रहते थे, तो बहुत देर तक उन्होंने गंगा को देखा होगा, और बहुत बेहद पढ़े लिखे, और एक तरह से देखा जाए तो वो सभ्यता मूलक हमारे कवि हैं, हमारे लेखक हैं। प्रसाद जी सभ्यता मूलक लेखक हैं। उनकी कामायनी को इसी अर्थ में हम लोग देखते हैं। छोटी छोटी जो चंचल लहरें हैं, उठ 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 रही हैं, करुणा की नव अंगराई सी, जैसे मन में करुणा धीरे धीरे जागती है और उसके बाद वो गहरे में फैल जाती है। आप बहुत सारी चीज़ों को आप करुणा से आप्लावित दृष्टि से देखते हैं। मलयालिन की परछाई सी, ऐसा लग रहा है जैसे मलयगिरी से कोई आने वाली हवा है जिसकी परछाई सी लहर उठ रही है। इस सूखे तट पर छिटक छहर, तुम इस सूखे तट पर आओ और अपने जल की बूंदे छिटका जाओ। हर जगह 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 तुम छिटका जाओ अपनी जल की बूंदे इस सूखे तट पर। सूखा तट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि तट पहले से गीला पड़ा हो। इस जीवन में तुम आओ, हे लहर, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो करुणा की हो,
आए और मेरे इस प्रेम, जो मेरा जीवन है, जो सूखा जीवन है, उसमें तुम छिड़काव करो। शीतल कोमल चिर कंपन सी, लहर के जब आती है, जब उसकी छींटे पड़ती हैं छोटे छोटे, या जब पानी आती है तो कैसे शीतल कंपन, उसके पानी को आप छुएं, लहर के आने को, एक आपके शरीर में कंपन सा दौड़ जाता है जब आप पैरों से लहर को करती है। शीतल कोमल चिर कंपन सी, दुर्ललित हठीले बचपन सी। खूब सुंदर ढंग से नहीं आती, दुर्ललित हठीला, बचपन जैसे हठीला होता है, दुर्ललित यानी ललित, लालित्य है उसमें, लेकिन वो लालित्य ऐसा नहीं है कि बार बार उसको करने की इच्छा हो। बच्चे कभी गंदे गंदे मुन्ने होते हैं, जैसे उनका मुंह भी गंदा हो, तो दुर्ललित यानी ऐसे तुम आओ जो हठी बचपन है, हठीला बचपन है, जो जिद करता है, उस तरह से तुम आओ। शीतल कोमल चिर कंपन सी, दुर्ललित हठीले, हठी बच्चे की तरह जिससे चिड़ सी होने लगते हैं थोड़ी देर बाद। तू लौट कहाँ जाती है री, यह खेल खेल ले ठहर ठहर। अरे कहाँ लौट रही है तू वापस, अरे खेल तो सही, इधर आ तो सही, अपने बूंदों को छिटका तो सही। हठीले बच्चे की तरह तू यहाँ जिद करके अड़ तो जा, तू कहाँ वापस जा रही है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार, भर जाती अपनी तरल स्यार। तरल स्यार देखिए, उठ उठ गिर गिर, उठती है लहर, गिरती है, आती है, वो ऐसे फैलती है, ऐसे आती है और फैलती है। जिसने भी सागर और नदी तट पर लहरों को देखा होगा ऐसे ही पाया हो। नदी तो फिर भी कूल में बंधी रहती है ज्यादा, सागर तट की लहरें तो ऐसी रहती हैं, आती हैं हठीले बचपन से आती हैं, गंदले पानी के साथ आती हैं, ऐसे सुंदर जल की तरह नहीं आती, गंदले पानी की तरह आती है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती है। ऐसा लगता है जैसे जब वो उसके चिन्ह जो बनते हैं, जैसे किसी ने नृत्य किया हो, नर्तित, यूं उसके चिन्ह बनते हैं, ऐसे नहीं सीधी सीधी चिन्ह नहीं बनते, ऐसे 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 बनते हैं, और गोलाई में बनते हैं, कई कई चिन्ह बनते हैं। नर्तित पद चिन्ह, नर्तकी जैसे गोल गोल घूमती हुई कई सारे पद चिन्ह बना जाए, ऐसे तुम पद चिन्ह बना जाती हो। सिकता की रेखाएं उभार, भर जाती अपनी तरल से। सिकता माने रेत की रेखाएं उभर जाती हैं, जब आती है लहर तो हम रेत पर उसके आने और उसके जाने को देख पाते हैं। सिकता की, रेत की रेखाएं उभर जाती है, रेत स्थिर नहीं रहता, उसमें वो उभर जाती हैं, भर जाती अपनी तरल से। लौटी हुई लहर लौट गई है, फिर भी अगर उस मिट्टी में आप चलें तो उसकी जो ठंडक है, उसमें एक तरलता है, और आपको भीतर तक वो सिहरा देती है। सूखे तट पर नहीं, जब लहर लौट जाती है, आ रही है, तभी भी आपको अपने छुअन से और चली जाती है, और अगर उस मिट्टी पर, उस सिकता पर, उस रेत पर आप पैर रखें तो भी आपको अंदर तक ठंडक मिलती है। और ये कविताएं तो जब लिखी गई हैं, ये कविताएं करीब 1930 के आसपास लिखी गई हैं, उस समय सब कितना, कैसा निर्जन रहता होगा सागर तट, और कितने कम लोग थे उस समय, कैसा होता होगा। आज तो बड़ी भीड़ हो जाती है। तो आप ये सारी कविताएं जो मैं पढ़ रही हूँ, और ख़ासतौर से आज जो प्रसाद की कविताएं पढ़ रही हूँ, उसमें आप उस समय को भी देखें कि ये 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक के पहले आधे तक की कविताएं हैं। ये 1937 में प्रसाद चले गए थे। तो भूल न रही पंकज वन में, ऐसा ना हो कि तू कमल के वन में तू हम भूल जा, यहाँ आना ही भूल जा, उसी में तुम मस्त हो जा, ऐसा ना हो। तू भूल न रही पंकज वन में, जीवन के सूनेपन में, ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, ओ चूम पुलन के विरस अधर।
इस मेरे जीवन के सूनेपन को भूल मत जाना कि तुम तो चली गई पंकज वन में, वहां पर तुम भूल गई, मस्त हो गई, और मुझे मेरा जीवन कैसा विरस है इसको तुम भूल गई। ऐसा मत करना। तू भूल न रही पंकज वन में, जीवन के इस सूनेपन में करुणा का, आर्द्रता का संचार कर। ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, तुम आती हो तो पुलक के साथ आती हो। ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, जैसे आंसू ढुलकते हैं ऐसे तुम आओ और मेरे जीवन को आदर करो। ओ चूम पुलिन के विरस अधर, पुलिन माने तट, तट के विरस माने जहाँ रस नहीं है, रसहीन जो है उसके अधरों को तू चूम। उसके जीवन में प्रेम का, आनंद का, कुछ आर्द्रता का और उस करुणा का संचार कर, जिससे जीवन बनता है। अन्यथा जो विरस है वो ठूंठ हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो पुलिन बहुत दिनों तक विरस रह जाए तो समझ लीजिए कि नदी सूख रही है और जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये कविता हमें, अगर आज हम इस कविता को पढ़ें तो हम देखते हैं कि जो नदियाँ यहाँ से वहाँ तक बहती थी वो कितना छोटा वो हो गया है और दूर दूर तक सूखी रेत दिखती है, जिसमें कि लोग उन रेतों को लेकर जा रहे हैं गाड़ियों में भर भर के, और भवन बन रहे हैं और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, जिसको हम बोलते कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। और हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारा जीवन विरस होता जा रहा है। ये कविता हमें वहाँ तक ले जाती है। इसको हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि करुणा का जब तक संचार न होगा मनुष्य न रहेगा। अब दूसरी कविता एक अलग मूड की कविता है और बड़ी खूबसूरत सी कविता है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, सखी रात बीत गई अब जाग भाई। और अगली पंक्ति में एक शब्द है वो है प्रयोग किया है नागरी। मैं सोच रही थी कि क्या ये विभावरी के साथ या जागरी के साथ नागरी का तुक मिलाया गया है। बड़ी देर तक मैं सोचती रही और फिर मुझे पता चला, क्योंकि मेरे मन में यह भी आया कि भाई जब घड़ा भरा जाएगा पनघट में तो घड़ा तो बाहर निकलेगा। अब सुनिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, बहुत अनिमेश थैंक यू, और सुधा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबर के पनघट, पनघट क्या है? ये आसमान पनघट है और उसमें तारा जो है वो घड़ा है। उस पनघट में नागरी उषा, सुबह की किरण, नागरी उषा। अब नागरी है तो वो पानी भरेगी ना तो निकाल नहीं पा रही, वो तारे को डुबा दे रही है, वो घट को उसी के अंदर डुबा दे रही है। अगर वो नागरी ना होती, उसे घड़ा भरने का जरा शऊर होता, आदत होती, तो समझिए कि वो तारे छुपते नहीं दिन में होने में। जबकि हम देखते चांद तो दिख जाता है, तारे नहीं दिखते। तो अब सुनिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, ताराओं के जो घड़ा है उसको उषा नागरी अंबर के पनघट में डुबो रही है। यानी तारे अब अलक्षित हो रहे हैं। और नागरी शब्द का प्रयोग मैं भी कहूँ कि प्रसाद है। ये किसी भी शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के ही करेंगे। और अगर नागरी ना होती, गांव की मतलब वो होती कन्या, तो एक भी तारा ना डूबता। दिन में भी तारे हमें दिखाई पड़ते रहते। खग कुल सा बोल रहा, 3 बारी कुल है। इसको पढ़ने का यही तरीका है। खग कुल, पक्षियों का समूह
पक्षियों का कुल, कुल कुल उसकी आवाज कुल 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 कुलकुलाहट सी, सुबह सुबह उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। छोटी छोटी जो नव कोपले हैं वो हिलने लगी है, उनमें हम देख पा रहे हैं कि वो हिल रही है। रात को भी हिलती होंगी लेकिन हम देख नहीं पाते अंधेरे के कारण। अब उषा नागरी जब ताराओं को घट में डुबो रही है और आ गई हैं वो और सब जगह प्रकाश फैला रही है, तो हम छोटे छोटे कोपलों को, नन्हे नए कोपलों को हिलते हुए देख पा रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अरे ये छोटी सी जो लतिका है, लता नहीं है वो, लतिका छोटी लता, मधु मुकुल छोटे छोटे फूल जो मतलब अब खिल रहे हैं। मधु मुकुल माने खिलने को हो रहे हैं, जो अब हम देख पा रहे हैं कि उसमें पराग भी आ गया है, रस भी आ गया है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, नए नए छोटे छोटे फूल है, रस के गागर से भरे हुए, नए रस के गागर से भरे हुए फूल। अधरों में राग अमन पिए, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमन पिए। ऐसे लग रहा है जैसे कि अधरों में राग, अधर उनके जो छोटे फूल हैं वो होठों की तरह, उसमें रस भरे होठों की तरह है। अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहारी। अलकों में मलयज, पलके हैं तो हवा मलयज वहां से आने वाली, अभी पलकों में तुम्हारे बंद हैं, अभी तेज हवा नहीं चल रही है, बहुत पूरी धीरे धीरे हवा चल रही है, क्योंकि तुमने अपनी अलकों में उन्हें बंद करके रखा हुआ है। और तुम आंखों में विहाग, कल रात का जो प्रेम राग था विहाग, तेरे मेरे मिलन किए रहना, ये विहाग में ही गाया गया है। तो ये जो विहाग राग, तुम आंखों में भरे हुए प्रेम का राग जो भरे हुए सो रही हो, तो आंखें खोलो तो हवा मुक्त हो, हवा मुक्त हो तो जरा सा माने सुकून आए। तुम क्यों सो रही हो, उठो ना, कितनी सुंदर सुबह है और तुम सो रही हो। तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। उठो और देखो कितनी सुंदर सुबह है, जहाँ पर तारा धीरे धीरे एक एक तारे विलीन हो रहे हैं। हल्की हल्की हवा चलने लगी है, हम देख रहे हैं कि नव पल्लव जो है, नव छोटे छोटे जो कोपले हैं वो हिलने लगी हैं और फूल खिल रहे हैं। फूल होठों की तरफ खूबसूरत है, रस से भरे हुए हैं। तीसरी कविता का मूड एकदम भिन्न है, एकदम भिन्न। इसमें हम कई पात्रों को देखेंगे लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माने डायरेक्ट नहीं है। और इस कविता का शीर्षक है विषाद। हमने पहली कविता पढ़ी लहर, दूसरी कविता प्रेम की पढ़ी बीती विभावरी, अब विषाद तो आना ही है ना। सारे भाव उस समय हम देखते हैं, जब ये प्रसाद जी की कविता हम पढ़ रहे हैं तो उस समय हम देखते हैं कि एक नए तरीके से इन सारे भावों को कविता में और गद्य में, आपको याद है ना कि आचार्य शुक्ल ने भी बहुत सारे लिखे थे, निबंध लिखे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रसों को, आनंद और क्रोध और इन सब चीज़ों पर उन्होंने लिखा था। तो एक तरह से ये नए, हम 20वीं सदी के आरंभ में इन चीज़ों को, इन भावों को कैसे देख रहे हैं, यह भी है। उस समय हम भाव भी देख रहे हैं, उस समय की राजनीति भी देख रहे हैं, और उस समय का किस तरह से जीवन में परिवर्तन आ रहा है वो भी देख रहे हैं। ये बड़े जो लेखक हैं वो बहुत इनडायरेक्टली भी हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। शीर्षक है विषाद। कौन प्रकृति के करुण काव्य सा वृक्ष पत्र की मधु छाया में लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सदृश
नश्वर काया में। लिखा हुआ अचल कौन है? जो प्रकृति के करुण काव्य की तरह है। एक विषाद से युक्त ये व्यक्ति कौन है? जो जैसे लिख दिया जाए किसी चीज को तो वो वहीं पर वही रह जाता है। आपने लिखा प्रेम तो उसी जगह पर रह जाएगा, जबकि अगर आप प्रेम करें, प्रेम को अभिव्यक्त करें तो आप में मूवमेंट होगी, लेकिन लिखा हुआ अचल रह जाता, वहीं हो जाता है। मैं लिखा हुआ पढ़ रही हूँ इसीलिए इतने आराम से पढ़ रही हूँ, अगर लिखा हुआ ना होता तो इतने आराम से ना पढ़ पाती मैं। कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, करुण काव्य, एको रस करुण, एक ही रस है करुण। करुण के का स्थायी भाव क्या है? शांत। करुण का स्थायी भाव रोना नहीं है, वो एक शांत, एक आपको एक विवेक, एक शांत विवेक देता है जिससे कि आप चीजों को देख पाते हैं, सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधु छाया। ये मधु शब्द का प्रयोग प्रसाद में बार बार आता है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अभी भी हम लोग 2 कविताओं में मधु देखा है। लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृत सदृश नश्वर काया में। अचल पड़ा हुआ है, उसकी काया नश्वर है, अमृत सदृश। ये देखिए विरोध, देखिए अमृत सदृश नश्वर काया। ये कोई भी हो सकता है जो ऐसे पड़ा हो सकता है मनुष्य। ये मनुष्य इस तरह से करुणा से भरा हुआ, ये मनुष्य गांधी भी हो सकता है जो किसी उपवास में पड़ा हुआ है, और वो अमृत सदृश ही है। उसकी काया नश्वर है, लेकिन वो भाव, वो जो उन विचार है वो अनश्वर है, अमृत सदृश है। अखिल विश्व के कोलाहल से दूर सुदूर निभृत निर्जन में, गोधुली के मलिनांजल में, कौन जंगली बैठा वन में। अब हम बिल्कुल अलग आ गए। अभी मैं उसमें गांधी की छाया देख रही थी, आप किसी और की भी छाया देख सकते हैं, किसी साधारण मनुष्य की भी छाया देख सकते हैं। कविता को पढ़ने में यही है कि आप उसके अर्थ उसी के फ्रेमवर्क में, यानी कि फ्रेम से दूर जा करके उसी के फ्रेमवर्क में आप अपने अर्थ निकाल सकते हैं। फ्रेमवर्क का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि लिखा क हो और आप कुछ मतलब अंगा पढ़ लें उसको, ऐसा नहीं हो सकता। अखिल विश्व के कोलाहल से, संपूर्ण विश्व के जो शोर शराबे हैं उससे दूर सुदूर निभृत, यानी जहां पर कोई ना हो। निभृत माने जहां कोई एक, जैसे हम बोलते हैं निभृत आकाश, यानी आकाश में एक भी बादल नहीं। निभृत माने कोई किसी तरह की चीज नहीं है, ऐसे निर्जन में, गोधुली के मलिनांचल में। गोधुली की वेला मलिन होती है, जब गाय जा रही हो तो धूल भरी होती है। कौन जंगली बैठा वन में, कौन जंगली है जो वन में बैठ गया है, जहां पर कोई नहीं है, सुदूर बैठा हुआ है कोई। ये शोकमग्न युधिष्ठिर भी हो सकते हैं, ये कृष्ण भी हो सकते हैं, ये सारे कलिंग को मार देने के बाद अशोक भी कहीं बैठा हो सकता है चुपचाप, अरे क्या कर दिया मैंने। शिथिल पड़ी प्रत्यंचा किसकी, और सीता को खो देने के बाद राम भी हो सकते हैं। शिथिल पड़ी प्रत्यंचा किसकी, प्रत्यंचा किसकी, धनुष भग्न सब छिन्न जाल है। धनुष टूटा पड़ा है, सारे इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया सब कुछ। वंशी नीरव पड़ी धूल में, वीणा का भी बुरा हाल है। ऐसा जो बैठ गया है करुण, जो अमृत सदृश नश्वर काया में, जाने किसकी प्रत्यंचा है। धनुष भी भग्न है, वंशी धूल पर नीरव बिना किसी आवाज के पड़ी है, और वीणा का भी बुरा हाल है। वीणा में से भी कोई स्वर नहीं फूट रहा, सारे तार ढीले ढीले पड़े हुए हैं, टूट भी गए। किसके तममय अंतर तम में, झिल्ली की झनकार हो रही,
स्मृति सन्नाटे से भर जाती, चपला ले विश्राम सो रही। ये जो हृदय है इतना अंधकार पूर्ण हो गया है, इतना विषादमय हो गया है, कोई आशा की कोई किरण शेष नहीं है, सारा अंधकार है। लेकिन इसी अंधकार में झिल्लियां कई कीट कुछ बोलते रहते हैं। स्मृति सन्नाटे से भर जाती, कुछ भी याद नहीं आ रहा, सन्नाटा, सब और सन्नाटा है, कोई चीज याद नहीं आ रही, ना अच्छी ना बुरी। चपला ले विश्राम सो रही। जब चपला कहीं अंधकार, बहुत अंधकार हो और सोचे कि कहीं बिजली चमके तो कहीं कहीं रोशनी हो जाती है, कुछ तो दिख जाता है, चाहे एक पल को, एक पलार्ध को दिखे, लेकिन कुछ दिख जाता है। यहाँ तो चपला भी विश्राम कर रही है, सो रही है, कहीं कुछ नहीं, कौंद, कोई कौंद नहीं है, बिना कौंद के है सब कुछ। किसके अंतःकरण अजिर में अखिल व्योम का लेकर मोती, आंसू का बादल बन जाता, फिर तुषार की वर्षा होती। अब हम एक दूसरे मूड में परिवर्तन देखिए। किसके अंतःकरण में? अखिल व्योम का लेकर मोती, पूरे व्योम का मोती लेकर के। इस विषाद में आखिर एक आंसू तो फूटा, वो मोती के आंसू है। यह विषाद एकदम वैसा नहीं है कि आप जड़ हो गए हो, अब कहीं चेतनता आ रही है, कोई स्मृति, कोई याद, कोई स्फुरण, कि अचानक ही एक आंसू मोती बनकर के फूट रहा है। आंसू का बादल बन जाता, फिर तुषार की वर्षा होती। इन आंसुओं से बादल और तुषार है ये, जो पड़ जाए अगर खेत में तो नष्ट कर देगी, ठंडक से उसको खत्म कर देगी। बर्फ से पहले पड़े होते तुषार, इतनी ठंडी, इतनी चीजें कि वो जला देती है, उस ठंडक में खत्म कर देती है। क्योंकि बर्फ में बाद में पानी होता है तो जीवन की संभावना बनती है। बर्फ जब पिघलता है तो नीचे से कई बीज जो छिपे होते हैं वो उगाते हैं, लेकिन तुषारापात जिसे कहते हैं, उसमें बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। निर्झर कौन बहुत बल खाकर। अब आप देखिए, जब आदमी बहुत गहरे विषाद में भरा हो तो वैसे सर झुका के नहीं चलता है, वो सर उठा करके नहीं चल पाता। भार से, दुख के भार से ही सर स्वतः झुका रहता है। एक मूर्त देखिए, विषाद में व्यक्ति को उसका सर नहीं इधर उधर नहीं देखेगा। वो अगर वो इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब विषाद उतना विषाद नहीं है कि तुषार बन करके खत्म हो जाए सब कुछ। निर्झर कौन बहुत बल खाकर, बिलखाता ठुकराता फिरता, खोज रहा है स्थान धरा में, अपने ही चरणों में गिरता। किसी झरने की कल्पना कीजिए जो इधर उधर से ऐसे बड़ी तेजी से गिर रहा है, लेकिन उसका सर नीचे है, वो अपने ही चरणों में गिरता है। आगे जाकर के निर्झर ऐसे नहीं गिरता जैसे लहर आती है, निर्झर ऐसे गिरता है, तो अपने ही चरणों में गिरता है, अपने ही चरणों में आंखें लगाए हुए, जाने देख भी रहा है कि नहीं, वैसे खड़ा है विषाद से युक्त वो व्यक्ति। ये जो हमारे सामने जो चित्र बन रहे हैं, ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषाद का पूरा एक, हम उसको देखते हैं कि विषाद को जैसे कि उन्होंने एक पेंटिंग की तरह बना दिया है। किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रांत चरण है। ये आखिरी पैराग्राफ है, बीच में एक पैराग्राफ मुझसे छूट गया है जिसको मैं पढ़ देती हूँ। तुषार की वर्षा होती के बाद वाला है ये। विषय शून्य जिसकी चितवन है, यानी कहीं देख रहा शून्य, विषय शून्य, कहीं किसी खास जगह पर नहीं देख रहा, कोई विषय किसी उस पर नहीं देख रहा। विषय शून्य जिसकी चितवन है, ठहरी पलक अलक में आलस, पलक अलक
यहाँ पर पलक मतलब ठहर गई है। किसका यह सूखा सुहाग है, छिना हुआ किसका सारा रस। जैसे वैवध्य में स्त्रियां अगर विधवा स्त्री को देखें तो इसी तरह से वो शून्य में एक समय रोने के बाद वो शून्य में ताकती रहती है, एक अंधकार दिखता है। ये कविता जिस समय की लिखी गई है उस समय को हम लोग याद करें। ये कविता 1930 के आसपास 32-33 में लिखी गई होगी, तब को देखें हम लोग और उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी इसको देखें। इस पे ये ना देखें कि विधवा के बारे में ऐसा लिख दिया है, ना ना, कोई भी चीज अपने समय पर कैसे लिखी जा रही है। आज हम इसको हो सकता है ना लिखें, ऐसा नहीं लिखेंगे कि विधवा की विषय शून्य जिसकी चितवन है, नहीं, हाँ, ठहरी पलक अलक में आलस, किसका यह सूखा सुहाग है, छिना हुआ किसका सारा रस। सूखा सुहाग वाली बात 2026 में करना एक अलग ढंग से की जाएगी, लेकिन यही बात अगर 1926 में की गई, 1930 में की गई हो, उस समय अलग ढंग से की गई। सेंसिटिविटी हमें बनाए रखनी है कि कविता कब लिखी गई है, समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। पीछे जाकर के गर्दन मरोड़ लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पीछे तो हम सबको देखते हैं कि वो गलती कर दिया है, लेकिन जब मनुष्य खुद जी रहा हो तो उस पल को कैसे जीता है, ये जानने की, समझने की, और अगर साहित्य और कविता पढ़ रहे हैं या समाज शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो इसको देखने की बात है। और ख़ास तौर से इतिहास पढ़ते समय तो ख़ास तौर से देखने की बात है। आजकल इतिहास में हम आज को डाल देते हैं, 2000 साल पहले भी, अच्छे ख़ास तौर से 600 साल पहले तो जरूर ही डाल देते हैं। तो इसके बाद था ये, निर्झर कौन बहुत बल खाकर, बिल खाता ठुकराता फिरता, खोज रहा है स्थान धरा में, अपने ही चरणों में गिरता। और अंत है, किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है। विषाद में पड़े हुए आदमी को अगर आप छेड़ें तो ऐसा उसको लगता है कि जाने क्यों छेड़ा गया, अरे मुझे यहीं पड़े रहने दो, गोया वो विषाद में सुख पा रहा है। हमें लगता है कि उसे मुक्त करें, लेकिन वो उसी के अंदर, जैसे कोई घाव अंदर ही अंदर बढ़ती हुई मनुष्य को खा जाती है, वैसे विषाद खा जाता है। लेकिन वो नहीं चाहता है कि उसे कोई ना छेड़े, अकेले छोड़ दो, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ, ऐसा कहते हैं ना जब ज्यादा दुख में होता है। उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, उसको उत्तेजित मत करो कि वो दौड़ने लगे, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दौड़ने लगे, भाव विषाद के भाव से दूसरे भाव में तुरंत आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। करुणा का विश्रांत चरण है वह विषाद, जो अपना विषाद है, कब वो दूसरे के दुख को भी देख सकेगा, दूसरे के दुख को भी अनुभव कर सकेगा, और अपना दुख कब दूसरे के दुख को देखता हुआ करुणा में बदल जाएगा, दूसरे के दुख भी उसे अपना लगने लगेगा। यह विषाद करुणा में बदलेगा, उसको रहने दो, उसे दूसरे का दुख भी दिखेगा। अपने दुख का साधारणीकरण, अपने दुख का सब जगह जाना और दूसरे के दुख को समझ पाने की ये बात, ये बड़ी गहरी कविता है जो एक कई सारे चित्र हमारे सामने उपस्थित करते हुए करुणा के मूल में विषाद को देखती है, कंपैशन के मूल में विषाद को देखती है। अब ये जो चौथी कविता है ये भी एक अलग ढंग की कविता है, और क्या बात है इस कविता में। और देखिए क्या माने, हमको जब प्रसाद की कविता पढ़ते हैं तो हमको विरोधाभासी उसको देखते रहना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि इन कविताओं को जब मैं अपने चैनल में डालूं तो इसमें उसको इन कविताओं को भी लिख दूं, ताकि आप लोग इसे स्वयं भी पढ़ सकें। इसलिए चैनल पर कथा नटी सुमन केशरी पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कविताएं हैं, बहुत से कहानी हैं। जब कथा नटी कह रही हूँ तो मैंने कहानियाँ पढ़ी ही होंगी, आप जानते हैं। और इसका शीर्षक है उस दिन जब जीवन के पथ में। क्या हुआ भाई उस दिन जब हम जीवन के पथ पर चल पड़े,
ये पथ कोई साधारण नहीं है, हम जीवन के पथ पर चल रहे हैं। उस दिन जब जीवन के पथ में एक एक शब्द पढ़ने और गुनने योग्य है, उस दिन जब जीवन के पथ में छिन्न पात्र ले कंपित कर में मधु भिक्षा की रटन अधर में इस अनजाने निकट नगर में। उस दिन हम चले अपने जीवन पथ पर और एक हमारे हाथ कांप रहे थे और उसमें टूटा फूटा एक पात्र था और क्या मांग रहे थे? मधु भिक्षा, प्रेम। हम पात्र लेकर के प्रेम मांगने गए थे। कहाँ? निकट के एक अनजाने से शहर में, अनजाने सी जगह में हम प्रेम मांगते, प्रेम की भिक्षा लेने के लिए चले गए। कौन पहुंचाई? कौन गया था? आ पहुंचा था एक अकिंचन उस दिन जब जीवन के पथ में लोगों की आंखें ललचाई स्वयं मांगने को कुछ आए। एक अकिंचन चला गया था छिन्न पात्र लेकर के अपने जीवन में प्रेम मांगने, और उसको देख करके लोगों की आंखें ललचाई और स्वयं मांगने को कुछ आई। उस अकिंचन से प्रेम मांगने के लिए लोग आ गए। वो तो कहाँ वो निकला था, लोग आ गए कि हमें प्रेम दो, हमें प्रेम करो। मधु सरिता उफनी अकुलाई, प्रेम का कि सरिता उफन गई अकुला करके। देने को अपना संचित धन, हृदय में प्रेम था और उस अकिंचन को पता ही नहीं था कि मेरे पास ही है सारा संचित धन। मधु सरिता उफनी अकुलाई, देने को अपना संचित धन। उस दिन जब जीवन के पथ में फूलों ने पंखुड़ियां खोली, आंखें करने लगी ठिठोली, हृदय न संभाली झोली, लुटने लगे विकल पागल मन। उस दिन जब जीवन के पथ में भाई आंखें ठिठोली, आंखों में हंसी, ठिठोली कोई ऐसी साधारण नहीं, ठिठोली देखते ना, तनिक छेड़छाड़, तनिक बातें, उस तरह की आंखें करने लगी ठिठोली, हृदय न संभाली झोली, झोली उलटी दी हृदय ने, लुटने लगे विकल पागल। लोग प्रेम को पागलों की तरह लूटने लगे। हमने भी लुटा दिया, हम भी लूटने लगे। उस दिन जब जीवन के पथ में छिन्न पात्र में था भर आता, वह रस बरबस था न समाता, स्वयं चिकित्सा समझ न पाता, कहाँ छिपा था ऐसा मधुबन। मधुबन में राधिका नाची, ऐसा मधुबन जहाँ कृष्ण और गोपियां का प्रेम निरंतर अबाध गति से चलता रहता था, वो हृदय में कहाँ छिपा हुआ था, हमको पता ही ना था। हम तो खुद सोच रहे थे कि हाय कोई हमें प्रेम करे, लेकिन लोगों ने जब हमसे मांगा तो हमें पता ही ना था कि हमारे स्वयं के हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ है। असल में मनुष्य जानता नहीं है अपनी संभावनाएं और अपने अंदर कितनी ताकत है उसके अंदर। और जब वो अकिंचन बन करके लोगों से मांगने जाता है और लोग बताते हैं कि अरे तुम जानते नहीं कि तुम कौन हो। जब लोग उससे अपेक्षा करने लगते हैं, लोग उसके पास आते हैं, बात करते हैं, संबंध बनाते हैं, तब पता चलता है कि अरे हम में भी कुछ था, तो हमें ज्ञात ही ना था। उस दिन जब जीवन के पथ में मधुमंगल की वर्षा होती, कांटों ने भी पहना मोती, जिसे बटोर रही थी रोती। कौन बटोर रही थी? आशा समझ मिला अपना धन। जीवन में आशा का संचार हुआ, आशा उस मोती को बटोर रही थी। उसे लग रहा था कि उसे अपना धन वापस मिल गया है, जिसे वो लुटा रही थी और जिसके बारे में वो बिल्कुल गाफिल थी, उसे पता ही न था कि उसके पास है। जब ये सब मिला, कांटों ने भी पहना मोती। क्या खूबसूरत देख सुन, मतलब आपको याद है ना, बचपन में हम लोग कई बार मैंने तो किए ही ये काम, आप लोग भी अभी भी करते होंगे। हम जाकर के बबूल के कांटे तोड़ लाते थे और उसमें उन कांटों को थोड़ा सुखाने के बाद पेंट करके उसकी डाल को, और कांटों के ऊपर कभी कभी पॉपकॉर्न या कभी मोती और कई कई चीजें उसमें ऐसे
ठूंस देते थे और बड़े खूबसूरत एक फ्लावर योजना बन जाती थी, फूल बड़े सुंदर सज जाते थे। तो ऐसा काम हमने किया है, तो मुझे वही सब चीज़ें याद आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 4 मूड की कविताएं पढ़ी। प्रसाद प्रोफिलिक राइटर हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लिखा उन्होंने। उनके आप लोगों को एक वाक्य जरूर याद होगा, अधिकार सुख कितना मादक प्रसारहीन है। लेकिन जब लिखा था तब की बात और थी, मैं बड़े लंबे समय तक यही सोचती रही थी, लेकिन 2014 के बाद मुझे लगता है कि अधिकार सुख मादक ही मादक है, कतई सारहीन नहीं है। तो इस तरह की बात लिखने वाले ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे नाटक हमें देने वाले प्रसाद की कविताएं पढ़ना अपने आप में एक चुनौती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पढ़ा और आप लोगों ने उसे सुना, उसे सराहा। कथा नटी सुमन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले सप्ताह पुनः कुछ कविताएं लेकर आऊँगी। हो सकता है मैं अगले सप्ताह शनिवार को ही पढ़ूँ, तो इस बात का ध्यान रखें, संभव है शनिवार को पढ़ूँ।